हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए फिर एक नई क्लास लेके आए हैं और जो हमारा टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है इसका। आज हमारा बिजनेस स्टडी के जो चैप्टर नंबर 9 यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट चल रहा है, उसकी आज क्लास नंबर हमारी 5 है। और आज हम इसका जो सीखेंगे वो आज हम सीखेंगे इसका फाइनेंसिंग डिसीजन। इससे पहले हमने जो किया था वो किया था हमने इन्वेस्टिंग डिसीजन, जो कि होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा और आपने उसको अच्छे से उसके नोट्स वगैरह रीड आउट कर लिए होंगे। तो बच्चे आज हम करेंगे इसका फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन बेसिकली ये बहुत ही टेक्निकल डिसीजन है और इसमें थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स भी हैं जिसको मैं वो भी आपके साथ डिफाइन करूंगा। तो उसको आप केयरफुल सुनिएगा, प्लस इसके आप नोट भी बनाते रहिएगा। तो प्लीज़ अपने पेन कॉपी आप रेडी कर लीजिए ताकि हम जब क्लास स्टार्ट करें तो आपको नोट डाउन करने में प्रॉब्लम ना हो। साथ साथ तो आप जो भी नोट डाउन करना चाहते हैं आप इजीली नोट डाउन कर सकें। तो देन बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए बच्चे, आज हम करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन इज द वेरी मोस्ट एंड क्रूशियल डिसीजन टू द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फाइनेंस रेज करना किसी भी इंस्टीट्यूट के फॉर्म के लिए या फिर इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि देखिए सारा का सारा जो बेसिस होता है ना वो फाइनेंस होता है। अगर किसी भी बिजनेस का अगर फाइनेंसिंग प्लानिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर वीक हो गया या फाइनेंशियल डिसीजन वीक हो गया तो कोई बिजनेस को लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज उसकी जो कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि वो अपने प्रॉफिट्स को भी उससे कवर कॉस्ट को अपने प्रॉफिट से कवर नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली जब कोई भी फर्म अपने कॉस्ट को यानी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल को यानी जो मार्केट जो पैसा रेज कर रही है तब उसको मैनेज नहीं कर लेती, तब तक उसके लिए मार्केट में सर्वाइव करना बहुत ईजी नहीं होता। तो सबसे पहले हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन में होता है कि देखिए बेसिकली हमें फाइनेंस को रेज कैसे करना है, उसकी हमें कॉस्ट कितनी पड़ रही है, कितना उसके लिए उसके ऊपर हमें पेमेंट करनी पड़ रही है, उसके और जो हमारे पास जो फाइनेंस आया उससे हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। ये सारी चीज़ें हमें फाइनेंशियल डिसीजन देखनी होती है बेसिकली कि हम कितना। देखिए फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर बेसिकली देखो आपको बहुत मेन चीज़ बताता हूँ कि हमारे जो सोर्स होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। जो आप मार्केट से पैसा रेज करते हो वो दो तरीके से करते हो, या तो आप कॉस्ट ऑफ डेट से करते हो या आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी से करते हो या फिर कॉस्ट ऑफ द कैपिटल से होते हैं। ठीक है, तो आपके दो तरीके से होते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब ये होता है कि जो आप पैसा एज अ डिबेंचर जो मार्केट से लेते हो, यानी डिबेंचर आपने रीड की होंगी ना पहले, आपने अभी नहीं किए तो आपने मैं बता दूं कि देखो डिबेंचर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कोई भी कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करती है ऑन इंटरेस्ट बेसिस, यानी कंपनी पब्लिक को क्या देती है उसके रिटर्न में पब्लिक को देती है इंटरेस्ट। तो पब्लिक को जो मिलता है जो डिबेंचर के थ्रू वो क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। यानी अगर कंपनी ने सपोज दैट कि 1 लाख के डिबेंचर इशू किए तो कंपनी के पास कितना कैश आ गया, कितनी इक्विटी कैपिटल आ गई 1 लाख की। बट 1 लाख की कैपिटल पे अगर कंपनी ने उस डिबेंचर पे 10% का रेट रखा है, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड बाय द कंपनी, तो वो हमारा क्या बन जाता है, कॉस्ट ऑफ द डेट। यानी तो कंपनी को अगर 1 लाख कंपनी ने रेज करा है तो कंपनी को 10% उसका यानी 10,000 उसको कंपनी को पे करना पड़ेगा एज अ इंटरेस्ट। तो समझ में आ गया बच्चों। और किसी भी डिबेंचर में उसके नेम के अकॉर्डिंग उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। सपोज करो किसी भी डिबेंचर का नेम 10% है, 10% डिबेंचर है यानी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। किसी का 12% है तो उसका रेट कितना होगा 12% पर एनम। मतलब इस तरीके से कोई भी कंपनी जो रेट इशू करती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो देती है, उसी इंटरेस्ट के रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस डिबेंचर का नेम कंफर्म होता है। तो देखिए बच्चों, ये था हमारा कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। कॉस्ट ऑफ द कैपिटल में देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द डेट एंड कॉस्ट ऑफ द इक्विटी, ये हमारे दो इसके सेगमेंट होते हैं। इससे पहले हम और पढ़े थोड़ा सा टेक्निकली समझ लेते हैं। देखिए फाइनेंशियल डिसीजन बेसिकली होता क्या है। फाइनेंशियल डिसीजन में होता है, फाइनेंशियल डिसीजन इज कंसर्न्ड विद द डिसीजन अबाउट हाउ मच फंड टू बी रेज्ड फ्रॉम डेट एंड हाउ मच फ्रॉम इक्विटी। यानी समझ में आ गया होगा आपको बच्चों कि हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं, हमें ये डिसीजन लेना होता है कि हम कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल डेट के थ्रू लें और कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल हम इक्विटी के थ्रू लें। यानी हमारे जो कैपिटल का जो प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए कि हमारे ऊपर जो बर्डन ऑफ फाइनेंस है वो कम से कम पड़े। तो इसमें हमारे दो सेगमेंट आते हैं बेसिकली। नंबर 1 आता है इसमें कॉस्ट ऑफ डेट और नंबर 2 आता है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब होता है कि जो आप कंपनी जो फंड रेज करती है थ्रू द डिवेंचर इशू ऑफ डिवेंचर, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट।
और जो कंपनी इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू जो कैपिटल जो रेज करती है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डिफरेंस ये है कि कॉस्ट ऑफ डेट में यानी डिबेंचर इशू में कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी इशू ऑफ शेयर्स में कंपनी को डिविडेंड पे करना पड़ता है। तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस और भी है बेसिकली कि एक कॉस्ट डिबेंचर में हमें इंटरेस्ट पे करना होता है और इक्विटी में हमें डिविडेंड पे करना होता है। अगर मैं दोनों में कंपैरिजन की बात करूं तो दोनों में जो चीपर पड़ता है वो पड़ता है हमें कॉस्ट ऑफ डेट। क्या पड़ता है? कॉस्ट ऑफ डेट। यानी अगर आप डिबेंचर इशू करते हो तो वहां पर हमारी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज और बहुत सारी कॉस्ट हमारी कम हो जाती है, बिकॉज कि वेरी करता है डिबेंचर के इंटरेस्ट पे कि कंपनी कितना इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देना चाहती है। तो उसमें कंपनी बेसिकली मिनिमम से मिनिमम ही अपना कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड करती है कि हम मिनिमम से मिनिमम देंगे। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या होता है, कंपनी को जो देना होता है वो डिविडेंड देना होता है जो कि प्रॉफिट के ऊपर देना होता है। तो प्रॉफिट के ऊपर जो डिविडेंड देना होता है वो कंपनी के लिए काफी कॉस्टली पड़ जाता है, बिकॉज उसमें प्रॉफिट शेयरिंग होती है, शेयर होल्डर्स को वहाँ पे स्टेक होता है उनका, तो वहाँ पर जो उनको जो पे आउट करना पड़ता है वो क्या करना पड़ता है, आफ्टर द इंटरेस्ट उनको प्रॉफिट में से अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट एज अ डिविडेंड करना पड़ता है कंपनी को कॉस्ट ऑफ द इक्विटी के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे दो चीजें होती हैं। कॉस्ट ऑफ डेट में ये तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर हमें जो है वो चीपर ऑप्शन है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जो रिटर्न्स जो मिलते हैं जो लैंडर को, जो जिस इंडिविजुअल ने कंपनी को फाइनेंस किया है यानी जिन लोगों से कंपनी ने पैसा लिया है, वहाँ पे लैंडर को जो है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर यानी डिवेंचर के अंदर जो मिलता है वो थोड़ा सा अमाउंट कम तो मिलता है वहाँ पे, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे रिस्क कम होता है। कंपनी को चाहे लॉस हो या कुछ भी हो, जो हमारे जो डिवेंचर्स होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं, यानी कंपनी को ईच एंड एवरी कंडीशंस में वो डिवेंचर का पैसा लोगों को वापस करना ही यानी रिटर्न वापस करना ही करना होता है। उनका इंटरेस्ट पेबल जो होता है वो देना ही देना होता है। जबकि हमारा जो शेयर्स में होता है ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता है। शेयर्स में कंपनी अगर लॉस में है तो शेयर होल्डर भी लॉस ही बियर करता है, और अगर वो प्रॉफिट है तो फिर प्रॉफिट बियर करता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या है कि जो रिस्क है वो इक्विटी में ज्यादा है, और हमारा जो डेट का जो रिस्क है उसमें लैंडर को डेट के अंदर रिस्क कम है, बट रिटर्न भी कम है। अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है, और इक्विटी में अगर प्रॉफिट्स ज्यादा है तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर भी ज्यादा होता है। तो बेसिकली हमारी दो चीजें होती है, कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हालांकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कंपनीज की जो काफी सारी जो कॉस्ट को मेंटेन रखती है, बट यहाँ पर एक चीज और भी है, कॉस्ट ऑफ द डेट की बात कर रहा हूँ मैं। कॉस्ट ऑफ डेट में क्या होता है, कंपनी की कुछ फिक्स कॉस्ट हमेशा बढ़ जाती है, बिकॉज यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो कंपनी को पेबल है, यानी वो देना ही देना है। बट कॉस्ट ऑफ इक्विटी में ये ऐसा इंटरेस्ट पेबल नहीं होता, वहाँ पर डिविडेंड होता है, बट वो प्रॉफिट शेयरिंग में से होता है। तो यहाँ पर अगर हम चीपर की बात करें, जो कंपनी के लिए जो मोर बेनिफिशियल है वो कॉस्ट ऑफ द डेट होता है, कि जहाँ पे कंपनी को जो चीपर पड़ता है और मोर बेनिफिशियल होता है। यहाँ पर और उसकी जो फॉर्मेलिटीज होती है कॉस्ट ऑफ डेट की, वो भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से यानी इशू ऑफ शेयर से वो क्या होती है, कम होती है। तो नो डाउट कि यहाँ पर कंपनी को जो मोर बेनिफिट है, मोर जो फ्लेक्सिबल और मोर जो बेनिफिशियल जो सोर्सेज है वो है कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज और भी है कि कंपनी के ऊपर फिक्स चार्जेस भी हो जाते हैं कि कंपनी को वो देने ही देने। बट अगर कोई भी कंपनी, सिचुएशन डिपेंड करती है कि अगर कोई भी कंपनी के पास फंडिंग अच्छी है यानी उसके पास कैश फ्लो ऑपरेशन अच्छा है, तो वो हमेशा कॉस्ट ऑफ डेट यानी अगर वो फंड रेज करेगी तो वो डेट का ऑप्शन हमेशा चूज करेगी, बिकॉज ही इज मोर कैपेबल टू पे द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो वो क्या करती है कि अगर उस कंपनी के पास कंडीशन अच्छी है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और कैपेबल है, तो वो हमेशा कॉस्ट ऑफ डेट को इजीली बियर कर सकती है और वो डेट का ही ऑप्शन चूज करेगी। बट अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है और कैश फ्लो कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है, तो कंपनी फिर इस ऑप्शन के थ्रू नहीं जाएगी, वो इक्विटी को चूज करेगी, बिकॉज ही इज नॉट इन द पोजीशन टू पे द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक इंटरेस्ट और अदर चार्जेस। तो कंपनी को क्या है कि उस टाइम पे अपने आप को सेव करने के लिए वो कॉस्ट ऑफ द इक्विटी यानी इशू ऑफ शेयर्स पे जाएगी, कॉस्ट ऑफ डेट को वो चूज नहीं करेगी। देन नाउ अब इसको हम इसके फैक्टर ऑफ एक्टिंग पढ़ते हैं। फैक्टर ऑफ एक्टिंग का फाइनेंशियल डिसीजन, तो फाइनेंशियल डिसीजन में कौन कौन से फैक्टर होते हैं। नंबर 1 कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि जो हमारा कैश पोजीशन ऑफ द कंपनी होती है, कैश फ्लो ऑफ द कंपनी होता है। अगर कैश फ्लो कंपनी का ज्यादा है तो हमेशा वो कौन सा ऑप्शन चूज करेगी, डेट वाला ऑप्शन चूज करेगी, बिकॉज कि वो कैपेबल है इंटरेस्ट रेट को पेबल करने में,
और इक्विटी के साथ वो रिस्क लेना नहीं चाहेगी। वो चाहेगी कि उसके पास जो है वो एक तरह से जो कैपिटल हो जो वो मिनिमम रेट पे आ जाए और मिनिमम फॉर्मेलिटीज के साथ आ जाए। देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू एनी कंपनी। इफ द कैश पोजीशन इज द गुड, देन द कंपनी विल चूज द कॉस्ट ऑफ डेट यानी इशू ऑफ डिवेंचर। सेकंड इसमें आता है कॉस्ट। कॉस्ट की अगर हम बात करें, इसको मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ कि अगर हम कॉस्ट को कंपेयर करें तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट है वो हमेशा कम पड़ती है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा हमारी ज्यादा होती है। कॉस्ट ऑफ डेट में हमारा जो है इशू ऑफ डिवेंचर आता है, इसमें हमारे जो उसकी जो इंटरेस्ट रेट वेरी करते हैं, तो कंपनी अपने अकॉर्डिंग अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करती है और पब्लिक उसी के अकॉर्डिंग उसमें रिएक्ट करती है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा कॉस्ट था। तो नो डाउट कि कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से क्या पड़ती है, कम पड़ती है। देन थर्ड है हमारा रिस्क। देखिए रिस्क फैक्टर में क्या है, रिस्क फैक्टर में क्या है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ द डेट का है जो रिस्क है वो हमेशा कम रहता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कॉस्ट ऑफ हमारा इक्विटी उसका रिस्क हमारा ज्यादा होता है। देखिए कॉस्ट ऑफ डेट में क्या होता है, जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है वो हमारा कम होता है, दैट्स व्हाई कंपनी उसको लॉन्ग टर्म तक बियर कर सकती है। बट जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी में वहाँ पे हमारे जो रिस्क हमारे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे शेयर होल्डर्स का स्टेक बढ़ जाता है, उनकी पावर्स बढ़ जाती हैं। तो जो रिस्क फैक्टर है वो हमारा क्या है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेट में हमारा कम है और कॉस्ट ऑफ डेट इक्विटी में हमारा ज्यादा है। थर्ड हमारा आता है लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखिए लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर क्या होता है कि अगर कंपनी के जो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी रेंट वगैरह सैलरी वगैरह बहुत ज्यादा है प्रीमाइसेस के, तो वो हमेशा चूज करती है कि जो फाइनेंशियल डिसीजन में वो जो इशू ऑफ डिवेंचर ले वो हमेशा लोअर रेट पे ले, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो वो लोअर डिसाइड करे। अगर वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करेगी तो उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट यानी वो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हमेशा इंक्रीज होगी। और अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज करती है तो कंपनी के लिए ये एक तरह से एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट हो जाता है और वो अपने कैश फ्लो को मैनेज नहीं कर पाएगी। तो ये भी हमारी कंडीशन होती है लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट में कि उसको जो भी अगर से खर्चे ज्यादा हैं तो इंटरेस्ट रेट जो डिवेंचर पे वो इशू कर रही है उसको हमेशा वो क्या रखेगी, कम रखेगी और अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमम करने की हमेशा कोशिश करेगी। और वो ऑप्शन वही चूज करेगी जहां पर उसको वो कॉस्ट ऑफ द कैपिटल की सबसे कम हो जाए। फिफ्थ में हमारे फ्लोटेशन चार्जेस हैं। फ्लोटेशन चार्जेस का मतलब होता है कि जब भी हम कोई भी नया कोई मेथड चूज करते हैं या फिर कोई ऑप्शन चूज करते हैं जैसे कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी में, तो स्टार्टिंग में जो उसको जो पूरे जो प्रोसेसिंग करने में जो कॉस्ट लगती है, सपोज करो उसका एडवर्टाइजमेंट है, उसके लीगल्स हैं, उसके और जो अदर एक्टिविटीज हैं, तो इन सब में जो उसके जो कॉस्ट आती है वो, तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम कॉस्ट को फ्लोटेशन कॉस्ट को अगर कंपेयर करें तो हमारी फ्लोटेशन जो कॉस्ट होती है वो डिवेंचर में कम होती है और इशू ऑफ शेयर्स में हमारी ज्यादा होती है, बिकॉज इशू ऑफ शेयर्स में हमें मोर एडवर्टाइजमेंट, मोर अंडरराइटर्स, मोर फॉर्मेलिटीज वो ज्यादा हमें चाहिए होती है। इसलिए अगर हम फ्लोटेशन कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट ऑफ द डेट इज बेस्ट ऑप्शन एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देन हमारा इसके बाद आता है कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन में भी यही चूज होता है कि जो कॉस्ट ऑफ द डेट है यानी इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर है, वहां पर जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उनका कंपनी के इंटरनल इशू में कोई भी स्टेक नहीं होता, उनका नहीं कोई कंपनी के अंदर कोई उनका कंट्रोल होता है। बट अपोजिट साइड अगर हम बात करें इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी की यानी इशू ऑफ शेयर्स की, तो वहां पर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी में स्टेक रखते हैं, प्लस उनके पास वोटिंग पावर्स होती हैं और वो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स में वो क्या करते हैं, हमेशा इंटरफेयर कर सकते हैं। तो कंट्रोल यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी में लेस होता है, ज्यादा होता है, और कॉस्ट ऑफ डेट यानी इशू ऑफ डिवेंचर में होता ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर कंट्रोल ऑफ कंसिडरेशन की बात करें तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर यानी कॉस्ट ऑफ डेट भी हमें हमारा बेटर ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। देन इसके बाद आता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट में देखो बच्चों क्या होता है कि अगर हमारा इक्विटी शेयर मार्केट जो है अगर वो रेस कर रहा है, अगर इक्विटी शेयर मार्केट हमारा रेस कर रहा है, अगर मार्केट में मार्केट हमारा डे बाय डे बढ़ रहा है, तो लोगों का जो इम्पैक्ट होता है वो इक्विटी शेयर्स की तरफ ज्यादा होता है। यानी अगर कंपनी वहाँ पे इशू शेयर्स करती है तो लोगों को फंडिंग ज्यादा रेज कर सकती है। लेकिन अगर उसकी अपोजिट अगर हमारा कंपनी अगर शेयर मार्केट हमारा डिक्लाइन कर रहा है यानी कम हो रहा है, तो वहाँ पर जो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो शेयर मार्केट में कम होता है, इक्विटी पे कम होता है, देन वो कॉस्ट ऑफ डेट यानी इशू ऑफ डिवेंचर पे ज्यादा शिफ्ट होंगे, क्योंकि वहाँ पर उन्हें सेफ्टी चाहिए होती है, एक मिनिमम गारंटी चाहिए होती है जो कि उन्हें इशू ऑफ डिवेंचर में मिलती है, इशू ऑफ शेयर्स में नहीं मिलती है।
तो बेसिकली यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट है उसका भी रोल बहुत मैटर करता है कि यहाँ पर कैपिटल मार्केट की सिचुएशन क्या है। अगर मार्केट राइज कर रही है तो कंपनी इशू ऑफ शेयर्स का ऑप्शन ले सकती है जो कि बेटर ऑप्शन होगा, और अगर कंपनी अगर शेयर मार्केट फॉल कर रही है तो वहाँ पर इशू ऑफ डिबेंचर का बेटर ऑप्शन होगा। तो these are all the factor affecting the फाइनेंशियल डिसीजन। तो बच्चों ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका होगा, और इसको आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा और इस वीडियो को आप दोबारा एक बार और सुनिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्चुअल और क्लियर हो जाए। इसमें ये टेक्निकल टर्म्स है, थोड़ा सा आपको और सुनने में अच्छा लगेगा, और आप इसकी बार बार सुनो ताकि इसको आपको बार बार रिवाइज हो जाए, याद हो जाए, ताकि आप इसको अच्छे से क्लीन कर सकें एग्जाम के टाइम पे। तो बच्चों आज की क्लास हम ओवर करते हैं इसी के साथ, और नेक्स्ट क्लास में मेरी एक अच्छी सी क्लास लेके आएंगे। टिल देन आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऑल्सो प्रमोट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि वो भी इस वीडियोस का बेनिफिट्स ले सकें। एंड तब तक के लिए बच्चों बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।